इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही अंधेरी रात है, बाहर झमाझम बारिश हो रही है और आप एक ठंडी सीलन भरी सुनसान जेल की कोठरी में अकेले बैठे हैं। जाहिर है, ऐसे माहौल में जब कोई अपने घर से दूर होता है ना, तो यादों का सैलाब आना बिल्कुल लाजमी है। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम भवानी प्रसाद मिश्र जी की बेहद मशहूर और दिल को छू लेने वाली रचना घर की याद की गहराई में उतरने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये कविता अकेलेपन, त्याग और अपनों की याद का एकदम सजीव यानी लाइव चित्र हमारी आंखों के सामने खींच देती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा पीछे चलते हैं। साल है 1942। जी हाँ, ये वो समय था जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने एकदम चरम पर था। इसी उथल-पुथल के बीच देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए भवानी प्रसाद मिश्र जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पूरे 3 साल की जेल हो गई। देखिए, 1942 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है जिसने इस पूरी भावुक रचना को जन्म दिया। इसी जेल की कोठरी में बैठे-बैठे बाहर गिरती बारिश की बूंदों ने कवि के मन में उनके घर की यादों को जैसे पूरी तरह से ताज़ा कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है इन शानदार पंक्तियों की। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। अब ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक तरह का इमोशनल ट्रिगर है। बाहर जो ये लगातार पानी गिर रहा है ना, वो दरअसल कवि के दिल और दिमाग में चल रही भावनाओं के सैलाब का प्रतीक है। जैसे जैसे बाहर बारिश तेज होती है, वैसे वैसे अंदर यादों का पर्दा उठता है और उनका मन पूरी तरह से अपने घर परिवार के ख्यालों में डूब जाता है। अब इस पूरे माहौल में जो सबसे अहम बात है, वो है उस सावन की रात का एक्सपीरियंस। जरा सोचिए, जेल की उन ऊंची दीवारों के बीच हवा की सरसराहट और पत्तों की आवाज उस अकेलेपन को कितना भयानक बना देती होगी। बाहर तो सावन की झड़ी लगी है, लेकिन भीतर भीतर कवि के प्राण और मन उसी पानी की तरह थरथर कांप रहे हैं। इस गहरे सन्नाटे में घर की वो छोटी छोटी खुशियां और वहां का सुरक्षित माहौल उनकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगता है। इसी बीच एक बहुत ही रुला देने वाला प्रसंग आता है। एक शब्द है परिताप, जिसका मतलब होता है गहरा दुख या संताप। कवि याद करते हैं कि सावन का महीना है, तो जाहिर है उनकी बहन मायके आई होगी। अब सोचिए, एक बहन जो कितनी सारी खुशियों की उम्मीद लेकर अपने मायके आती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे क्या मिलता है? उसे पता चलता है कि उसका 5वां भाई तो जेल में है। खुशियों से भरा वो घर उस बहन के लिए अचानक से परिताप का घर यानी दुखों का घर बन जाता है। सच में ये बहुत ही मार्मिक पल है। खैर, इससे पहले कि हम इन भावनाओं में और गहरे उतरें, थोड़ा उस महान व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं जिसने ये सब लिखा है। क्या आप जानते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी भी कहा जाता है? बिल्कुल, ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो उनका गांधीवाद में अटूट विश्वास था और दूसरा उनकी कविताओं की लय गांधी जी के चरखी की लय से एकदम मेल खाती है। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हमारी और आपकी रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण बोलचाल की भाषा को भी इतनी गहरी और मार्मिक कविता में बदल देते थे कि बस दिल को छू जाएं। उनका पूरा जीवन सादगी और देश के प्रति गहरे समर्पण की एक मिसाल रहा है। 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में उनके जन्म से लेकर 1942 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने तक उनका हर कदम बेहद प्रेरणादायक रहा है और उसी जेल के अनुभव से ये कविता निकली। आगे चलकर साहित्य में उनके इस कमाल के योगदान के लिए, खासकर उनकी रचना बुनी हुई रस्सी के लिए, उन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया और फिर 1985 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ठीक है, अब वापस अपने मुख्य विषय पर लौटते हैं। यहाँ कवि का मन जेल की उन काली दीवारों को पार करके सीधे अपने घर के आंगन में पहुंच गया है। उनका एक बड़ा सा संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली, जहां सब एक दूसरे से प्यार के एक बहुत ही गहरे धागे से बंधे हुए हैं। उस कालकोठरी में बैठे बैठे कवि अपने 4 भाइयों और 4 बहनों को याद कर रहे हैं, जो असल में उस घर की खुशियों की नींव हैं। और यकीन मानिए, यही पारिवारिक जुड़ाव ही है जो उन्हें इस मुश्किल वक्त में हौसला दे रहा है। कविता में इन भाई बहनों का चित्रण इतना शानदार किया गया है कि क्या कहने। कवि ने अपने 4 भाइयों की तुलना मजबूत भुजाओं यानी बाजुओं से की है, एकदम कर्मठ, बलिष्ठ और हमेशा एक दूसरे का साथ देने वाले। और वहीं अपनी 4 बहनों को प्यार का प्रतीक बताया है, स्नेह का वो अथाह समंदर जो उन मजबूत भुजाओं को आपस में बांध कर रखता है। भुजा भाई, प्यार बहन, सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि हमारे भारतीय संयुक्त परिवार की एकता और आपसी प्रेम की एक जीती जागती तस्वीर है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे ज्यादा इमोशनल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं,
और वो है माता पिता का जिक्र। जाहिर है, घर में बेटे के ना होने का सबसे गहरा असर उन्हीं पर पड़ता है। एक तरफ पिता की बेतहाशा पीड़ा है, तो दूसरी तरफ माँ का उन्हें सांत्वना देना। ये दोनों चीजें मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास पैदा करती हैं। दोनों अपने अपने दुख को बिल्कुल अलग अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और यही बात इस रचना को इतना असली और दिल को झकझोर देने वाला बनाती है। 260? क्या ये नंबर सुनकर आप हैरान नहीं हुए? ये कोई ऐसे ही रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये वो गिनती है जितनी बार कवि के बुजुर्ग पिता रोजाना दंड बैठक लगाते हैं। जी हाँ, रोजाना। ये उनके पिता की कमाल की शारीरिक और मानसिक ताकत को दिखाता है। उम्र के इस पड़ाव पर भी रोज 260 दंड लगाना और भारी भरकम मुकद्दर घुमाना, ये उनकी अदम्य ऊर्जा का सबूत है। मतलब एक ऐसे पिता जो किसी भी चुनौती के सामने बिल्कुल एक चट्टान की तरह डटकर खड़े रहते हैं। पिता की ये हीरो जैसी जो छवि है ना, वो कई मायनों में बहुत खास है। बुढ़ापे ने तो जैसे उन्हें छुआ तक नहीं है। वो आज भी खुलकर हंसते हैं, बेखौफ दौड़ लगाते हैं। मौत हो या सामने खड़ा शेर, वो किसी से नहीं घबराते। उनकी आवाज में जैसे बादलों की गरज है, और काम करने की स्पीड किसी तूफान से कम नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके इस वज्र जैसे मजबूत शरीर और पर्सनैलिटी के बारे में इतना क्यों बताया जा रहा है। वो इसलिए ताकि आगे जो होने वाला है, उस पल की गहराई और उनके भीतर छिपे उस बेहद कोमल पिता को हम ठीक से समझ सकें। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि यही चट्टान जैसी मजबूती एक बिंदु पर आकर पूरी तरह से आंसुओं में बह जाती है। इन पंक्तियों में जो दर्द है ना, पांचवे का नाम लेकर प्यार में बहते रहे हैं, वो कमाल है। वही पिता जो तूफान की तरह काम करते हैं, जो मौत से तक नहीं डरते, जब अपने पांचवे और सबसे लाडले बेटे यानी भवानी को याद करते हैं तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ते हैं। कवि यहाँ खुद को बहुत अभागा मान रहे हैं, क्योंकि वो अपने पिता को इस हाल में छोड़ आए हैं। आखिर वो बेटा पिता के लिए सोने पर सुहागा जो था। लेकिन जरा सोचिए, जब पिता इस तरह बिखरने लगते हैं तो उस वक्त घर को कौन संभालता है? यहीं पर एंट्री होती है एक अशिक्षित लेकिन इमोशनली बेहद मजबूत माँ की। भले ही माँ ने कोई किताबी पढ़ाई ना की हो, लेकिन जिंदगी के तजुर्बों और दुखों ने उन्हें फौलाद बना दिया है। वो रोते हुए पिता को समझाती हैं कि भवानी ने देश की आज़ादी के लिए जेल जाकर असल में अपने पिता के ही आदर्शों का पालन किया है। अगर वो पीठ दिखाकर भाग आता तो एक माँ की कोख लज्जित हो जाती। ये एक माँ का वो असीमित धैर्य है जो उस पूरे परिवार को बिखरने से बचा लेता है। चलिए अब कविता के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही पुरानी और खूबसूरत काव्यात्मक परंपरा देखने को मिलती है, प्रकृति को अपना मैसेंजर यानी संदेशवाहक बनाना। याद है ना, जैसे कालिदास जी ने अपनी रचना मेघदूत में बादलों को दूत बनाया था। बस ठीक वैसे ही यहाँ कवि सावन के इन बादलों से एक बहुत ही मार्मिक समझौता कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये सावन उनके घर जाए और उनके माता पिता को उनका संदेश दे आए, ताकि उनकी चिंता कुछ तो कम हो सके। लेकिन यहाँ जो विरोधाभास है, जो कॉन्ट्रास्ट है, वो सच में दिल चीर देने वाला है। एक तरफ वो कड़वी असलियत है जो कवि जेल में हर रोज झेल रहा है, रात रात भर जागना, भयानक तनाव में रहना, लोगों से कटना और एक गहरी निराशा में डूबते जाना। और दूसरी तरफ वो सफ़ेद झूठ है जो वो बादलों से जाकर कहने को कह रहे हैं कि वो सूत काटने में बहुत व्यस्त हैं, खूब खाते पीते हैं, एकदम मस्त रहते हैं और मज़े से खेल कूद रहे हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ अपनी माता पिता के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान बनाए रखने के लिए एक इंसान कितना बड़ा झूठ कर सकता है। कवि सावन को एक तरह से चेतावनी भी देते हैं कि भाई गलती से भी मेरी असलियत उनके सामने मत उगल देना। और फिर अंत में वो सबसे गहरी पुकार आती है, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। इसका मतलब है, हे सावन, तुम चाहे यहाँ जितना मन करे बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से एक भी आंसू नहीं बरसना चाहिए। ये सैक्रिफाइस यानी त्याग का एकदम चरम स्तर है, जहाँ इंसान अपनी पीड़ा को पूरी तरह छिपा लेता है सिर्फ इसलिए ताकि उसके अपने दर्द से बचे रहें। और अब इस पूरी इमोशनल जर्नी के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। जरा सोचिएगा, क्या अपनों को दर्द से बचाने के लिए बोला गया झूठ सच से भी ज्यादा पवित्र होता है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का ये जो दर्द है जिसे उन्होंने अपने परिवार से छुपाया, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई का वो मानवीय पहलू है जिसे इतिहास की किताबें अक्सर भूल जाती हैं। ये बलिदान सिर्फ अंग्रेजों की जेल जाने का नहीं था, ये बलिदान था अपनों की खुशी के लिए अपने हिस्से का सारा दुख पी जाने का। इस सवाल पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा, और इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।